वेलकम टू जीके क्लासेस चैनल। तो मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 20 अप्रैल के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह, बी जनरल अनिल चौहान, सी कैप्टन मनोज सेट्टी या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह। रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को सचिवालय में, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिवंगत निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी का मुंबई में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए पामिला चोपड़ा, बी रितिका चोपड़ा, सी सौम्या चोपड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए पामिला चोपड़ा। ये पामिला चोपड़ा है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? देखिए ध्यान से, डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राधा अयंगर प्लम को। देखिए राधा अयंगर प्लम को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। कहाँ पर नियुक्त किया गया है? यूएस में, ठीक है, यूएस में इनको डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारतीय मूल की राधा अयंगर प्लम को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में चुना है। राधा वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ के रूप में कार्यरत है। सीनेट ने उनके नाम पर 68-30 के अंतर में वोटिंग हुई। राधा को जून 2022 में पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए नॉमिनेट किया गया था इन्हें? 2022 में पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया था। आगे देखिए, वह 2014 और 2015 में ऊर्जा के उप सचिव के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 टीमों के इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में होगा? इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर होगा? देखिए ए भुवनेश्वर, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आयोजन भुवनेश्वर में होने वाला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, देखिए इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखिए इसका उपयोग क्या है? तो इसका यूज़ होगा कि बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों के समाधान के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। इसकी थीम देखिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथी पोर्टल जो लॉन्च किया है, साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। और इसकी थीम, किस थीम पर ये विकसित है? तो इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। भारतीय सेना ने सेना कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो हमारी भारतीय सेना ने, हमारी जो सेना है, भारतीय सेना ने सेना कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए, उनको चीनी भाषा की ट्रेनिंग देने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, ठीक है। असम की जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है उसके साथ ये समझौता किया गया है, जिससे हमारे सोल्जर्स को चीनी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाए, चीनी लैंग्वेज को सिखाया जाए। आगे देखिए, भारतीय सेना कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ समझौता किया है। देखिए इसका टाइम पीरियड कितना होने वाला है, कितने टाइम तक सिखाया जाएगा? तो 4 महीने की अवधि का ये टाइम होगा। और तेजपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, ठीक है। और याद रखिएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कहाँ पर है ये तेजपुर यूनिवर्सिटी? असम में। कहाँ पर है? असम में। और इस तेजपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किसने किया है? हमारे सोल्जर्स ने, भारतीय सेना के सेना कर्मियों को किस लिए समझौता किया है? चीनी भाषा सिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नंबर 7, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो सबसे पहली बात, किसके लिए ये घोषणा की गई है? यूक्रेन के लिए। किसने की है? अमेरिका ने, ठीक है। किस चीज़ के लिए? सुरक्षा पैकेज के लिए, ठीक है। अमेरिका ने यूक्रेन के 36वें सुरक्षा पैकेज के लिए कितने पैसों की, कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन डॉलर की, ठीक है। 325 मिलियन डॉलर की अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर घोषणा की है। भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? देखिए तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैंकॉक। बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। देखिए
8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन बैंकॉक में किया जा रहा है, ये तो आपको पता चल गया। अब आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा और थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नोचित श्री बुनशांग के साथ इस बैठक का आयोजन कर रही हैं। ठीक है, जो रक्षा मंत्रालय की विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला है, किसके साथ कर रही है? थाईलैंड के उप स्थायी सचिव जनरल नोचित श्री बुनसांग के साथ। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा के साथ की जाएगी और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के पहलुओं पर विचार किए जाएंगे। हाल ही में किसने पहली बार विधानसभा चुनाव में, कौन से चुनाव में? विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है। तो देखिए, ये विधानसभा चुनाव के लिए पेश किए गए हैं। तो देखिए, पहले ये जानिए ये पेश क्यों किया, मतलब वोट फ्रॉम होम लाया क्यों गया है। तो इसको लाने का रीज़न क्या है? इसको लाने का रीज़न ये है, आप जानते हैं जिनकी ज़्यादा एज होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो वोट देने के लिए वोट केंद्र जो होते हैं, वोटिंग केंद्र होते हैं, वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। उनकी ज़्यादा एज होती है, ज़्यादा एज के कारण, या बहुत से ऐसे भी होते हैं जैसे विकलांग होते हैं, तो विकलांग होने के कारण वहाँ पर नहीं जा पाते। तो देखिए, अब कर्नाटक सरकार ने ये ऑप्शन लाया है कि जो भी ऐसे होंगे जो 80 साल से ऊपर की एज वाले होंगे, या ऐसे पर्सन जो विकलांग होंगे, ठीक है, 80 साल से ऊपर की एज वाले और जो विकलांग होंगे, ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन लाया गया है। उनके लिए क्या होगा? वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन है, उनको घर से ही वोट दी जा सकती है, वो घर से ही वोट दे सकते हैं अपने। चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। आयोग के द्वारा उन लोगों के लिए घर से वोट का विकल्प पेश करने की यह अपनी तरफ की पहली पहल है जो उम्र या विकलांगता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते। ठीक है, इसमें 80 साल से अधिक आयु के होंगे, जिनकी एज 80 साल से ऊपर होंगी वो लोग होंगे, और साथ में वो व्यक्ति होंगे जो विकलांग हैं। ठीक है, घर से वोट का विकल्प कितने लोगों ने चुना है? देखिए, 8,900 व्यक्तियों के द्वारा खुद ये ऑप्शन चुना गया है, क्योंकि भाई वो इतने एबल नहीं हो पाते कि वो वहाँ पर जाए, वोटिंग कर सके, और उनका वोट करना भी जरूरी है, तो इसलिए उनके लिए वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव हो रहा है? तो कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में। देखिए, राजस्थान के जयपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव होगा। यहाँ देखिए, जोधपुर 20 अप्रैल 2023 से बाजरा की विविधता दिखाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? जोधपुर। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में होगा, क्या होगा? बाजरा महोत्सव। ठीक है, क्यों हो रहा है ये बाजरा महोत्सव? बाजरे की विविधता दिखाने के लिए और कृषि को और टिकाऊ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ रक्षा संबंधों पर काम करने पर सहमत हुआ है? इनमें से वो कौन सा देश है? इन चारों में से वो कौन सी कंट्री है जो भारत के साथ रक्षा संबंधों पर काम करने के लिए एग्री हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। जो कनाडा है वो भारत के साथ एग्री हुआ है रक्षा संबंधों पर काम करने के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। भारत और कनाडा ने अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। समझौते में सैन्य अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों पर सूचना साझा करना शामिल है। क्या उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, रक्षा समझौते का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करना भी है। ठीक है, ताकि इनके जो बीच के रिलेशन है वो और ज़्यादा गहरे हो और ज़्यादा डीप हो, ये भी इसका एक मेन रीज़न है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 पेश किया है? तो बिल देखिए, बिल का नाम क्या है? सिनेमेटोग्राफ। ध्यान रखिएगा, सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 किसने पेश किया है? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 पेश किया है। इस बिल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, भारत सरकार ने फिल्म उद्योग में पायरेसी से निपटने के लिए, देखिए क्या रीज़न है इस बिल को लाने का? तो इसका मेन रीज़न ये है, जो पायरेसी है, पायरेसी से बचने के लिए इसको लाया गया है। पायरेसी से निपटने के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 को पेश करने का फैसला किया है। विधेयक में समुद्री डकैती से संबंधित अपराधों के लिए कारावास और भारी जुर्माने सहित दंड भी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिनेमेटोग्राफ फिल्मों में प्रमाणन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना, उनकी प्रदर्शनी और वितरण को विनियमित करना भी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसके उत्पादन पर फिर से विंडफॉल टैक्स लागू किया गया है? देखिए, किसके उत्पादन पर कौन सा टैक्स है ये? विंडफॉल टैक्स। आपको बताना है इनमें से किसके उत्पादन पर ये वाला टैक्स फिर से लगाया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन है, तेल उत्पादन। देखिए, तेल के उत्पादन से फिर से एक नया टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका नाम है विंडफॉल टैक्स। क्या नाम है? विंडफॉल टैक्स। याद रखिएगा, विंडफॉल टैक्स। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली ONGC और अन्य कंपनियों के द्वारा उत्पादित तेल पर अप्रत्याशित कर फिर से लागू किया है। ठीक है, फिर से इस पर एक इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, जिसका नाम है विंडफॉल। आगे देखिए, एक अलग कदम के तहत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू भंडार को कम करने के लिए डीजल के निर्यात पर शून्य कर लगाने का फैसला किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि डीजल पे अब से वो नो टैक्स लगाएंगे, यानी टैक्स नहीं लगाएंगे, जीरो टैक्स लगाएंगे।
किसने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को विदेशी मुद्रा में कारोबार करने की अनुमति दी है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन है आरबीआई। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकों को विदेशी मुद्रा में कारोबार करने की परमिशन दी है। जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। यहाँ देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए अधिकृत होने वाला भारत का 26वां बैंक बन गया है। कौन सा? देखिए ये जो बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या नाम है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये भारत का 26वां बैंक बना है। ठीक है, 26वां बैंक बना है ये किसके लिए? विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए एयू स्मॉल बैंक कौन सा देश बना है, तो 26वां देश बना है। आगे देखिए, बैंक अपने ग्राहकों को आउटवर्ड रेमिटेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, विदेशी मुद्रा ऋण जैसी सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए ये अवार्ड दिया जा रहा है लता मंगेशकर पुरस्कार। इनमें से कौन है जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है? पहला है ए आशा भोसले, बी सोनू निगम, सी अरिजीत सिंह, जी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं ये तीनों ही सिंगर है। इन तीनों में से किसको ये अवार्ड दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आशा भोसले। आशा भोसले को लता मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है। देखिए इसके बारे में, लता मंगेशकर पुरस्कार जो दिया जाता है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, आखिर कैसे ये ट्रस्ट बनाया गया। देखिए, परिवार और ट्रस्ट ने, जो लता जी की फैमिली है उसने और जो उनका ट्रस्ट है उन्होंने मिलकर लता मंगेशकर की याद में पुरस्कार की स्थापना की थी। उनकी डेथ कब हुई थी? इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी। ठीक है, उन्हें 24 अप्रैल 2023 को उनके पिता थिएटर संगीत के दिग्गज दीनानाथ मंगेशकर के स्मृति दिवस पर मान्यता मिलेगी।